नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार मतलब समुद्र से होने वाला ट्रेड एक ही रास्ते से गुजरता है और वो रास्ता है ठीक भारत के बगल से। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की धुरी है। सोचिए, दुनिया का आधा कंटेनर ट्रैफिक और 1/3 बल्क कार्गो यहीं से होकर जाता है। मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि भारत इस जरूरी इलाके में अपने हितों को बचाता कैसे है। तो सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समुद्री इलाके में भारत अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कैसे करता है। उसकी वो कौन सी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी तक सब कुछ पक्का करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत स्ट्रेटजी की नींव होती है आर्थिक स्थिरता, है ना? क्योंकि एक मजबूत इकोनॉमी ही एक पावरफुल नेवी और डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर सकती है। और यहीं से भारत की रणनीति का पहला पिलर शुरू होता है। वो है द्विपक्षीय निवेश संधियों यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के जरिए एक सेफ और भरोसेमंद इकोनॉमिक माहौल तैयार करना। तो ये BIT आखिर है क्या चीज? इसको आसान भाषा में समझिए। ये दो देशों के बीच एक तरह का वादा है, एक गारंटी है कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी दूसरे देश में पैसा लगाती है तो उसके साथ वहां फेयर ट्रीटमेंट होगा। उसके इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल उठापटक जैसे खतरों से बचाया जाएगा। मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। अच्छा, भारत की जो BIT पॉलिसी है ना, वो टाइम के साथ काफी इवॉल्व हुई है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2015 में। इस साल भारत एक नया ज्यादा बैलेंस्ड मॉडल BIT लेकर आया। अब ये मॉडल सिर्फ इन्वेस्टर के अधिकारों की ही बात नहीं करता, बल्कि जिस देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हितों का भी ख्याल रखता है। इससे एक ज्यादा मजबूत पार्टनरशिप बनती है। और अभी हाल ही में 2024 में UAE और उज्बेकिस्तान के साथ जो समझौते हुए हैं वो इसी नई सोच का नतीजा है। और हाँ, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। UPSC ने 2021 में इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा था, तो इस पर खास ध्यान देना बनता है। तो ठीक है, इकोनॉमिक फाउंडेशन मजबूत हो गई। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने घर पर यानी हिंद महासागर पर पैनी नजर रखना। आखिरकार आप उस एरिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ही ना हो। यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर आता है, मैरीटाइम अवेयरनेस यानी समुद्री जागरूकता। और इस काम के लिए हमारे पास है एक नर्व सेंटर IFC IOR यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन। गुरुग्राम में बना ये सेंटर इंडियन नेवी का एक हाई टेक हब है। आप इसे इस पूरे इलाके का ट्रैफिक कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। ये व्हाइट शिपिंग पर नजर रखता है। व्हाइट शिपिंग मतलब जितने भी लीगल कमर्शियल जहाज हैं उनकी हर एक मूवमेंट पर। इस सारी जानकारी को इकट्ठा करके ये सेंटर समुद्री डकैती, स्मगलिंग और दूसरी अवैध गतिविधियों जैसे अंधेरे खतरों से निपटने में बहुत मदद करता है। तो अब हमारे पास मजबूत इकोनॉमी है, हमारे पास जानकारी यानी आंखें भी हैं। अब क्या चाहिए? अब चाहिए दोस्त, क्योंकि इतना बड़ा महासागर है, कोई भी देश इसे अकेले सुरक्षित नहीं रख सकता। और यही है भारत की रणनीति का तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, इस इलाके के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना, गठबंधन बनाना। यहां पर अक्सर दो नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है, IONs और IOC। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। IONs, जिसे भारत ने 2008 में शुरू किया था, वो एक तरह का नेवी क्लब है। यहाँ पूरे इंडियन ओशन रीजन की नेवीज एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करती हैं, सिक्योरिटी पर बात करती हैं। दूसरी तरफ IOC जो है वो एक सरकारी संगठन जैसा है। इसका फोकस खास तौर पर पश्चिमी हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देशों के शासन और विकास पर है। तो एक का फोकस सिक्योरिटी है और दूसरे का गवर्नेंस। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट, भारत 2025 से 2027 तक IOMS में एक बड़ी लीडरशिप भूमिका निभाने वाला है। अब ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस इलाके के देश भारत को एक भरोसेमंद लीडर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहे हैं। जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है, हिंद महासागर आयोग यानी IOC का दिल पश्चिमी हिंद महासागर के इन छोटे छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीपों में धड़कता है। ये द्वीप दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स के ठीक बीच में है, जो इन्हें बहुत खास बना देता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। IOC के मेंबर्स तो ये छोटे आइलैंड देश हैं, लेकिन इसके ऑब्जर्वर्स की लिस्ट देखिए जरा। भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन, बड़ी बड़ी शक्तियां। तो भारत का एक ऑब्जर्वर के तौर पर वहां होना उसे इस इलाके की जरूरी बैठकों में अपनी बात रखने का मौका देता है। ये दिखाता है कि भारत इस रीजन से जुड़ने के लिए कितना कमिटेड है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स के नजरिए से। तो भारत की पूरी इंडियन ओशन स्ट्रेटजी 2 आप इन 3 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, बिट्स के जरिए इकोनॉमिक फाउंडेशन को मजबूत करना। स्टेप 2, IFC IOR के जरिए इंफॉर्मेशन पर अपनी पकड़ बनाना। और स्टेप 3, IONs और IOC जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए दोस्तों के साथ मिलकर काम करना। यह है पूरी कहानी का निचोड़। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज के जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर हिंद महासागर के वो कौन से छोटे द्वीप देश हैं जो राजा तो नहीं लेकिन वजीर की भूमिका निभा रहे हैं, जो पूरे खेल का पासा पलट सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।